जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। बच्चों आइए, आज मैं डायरेक्ट 2011 का क्वेश्चन बैंक से सवाल लिया हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसे आप देखिए, और जो टॉपिक मैं आगे ले जा रहा हूं केमिस्ट्री या फिजिक्स में, उसे मैं ले जाऊंगा, लेकिन अब अंतिम समय में हम लोग हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक से भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। पहला है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम को आपको जानना है, क्योंकि हीलियम आप जानते हैं, हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2, और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो अस्थायी माना जाता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए ये अक्रिय हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। चलिए अब दूसरे सवाल को लेता हूं फिर मैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु के संख्याओं की का अनुपात है, ठीक है। तो चलिए जल का सूत्र पहले देखिए, जल का सूत्र H2O। अगर H2O पता है तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसी को अनुपात में ले लीजिए, यही हो गया 2:1। अगर यदि आप CO2 लेते हैं, CO2 देखिए तो C कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, इसलिए 1:2 ये होगा, है ना। तो चलिए बहुत आसान है, आपका ये ऑप्शन 1 सही होगा। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, देखिए थोड़ा सा धुंधला गया, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। देखिए आवर्त कहा जाता है इसको, ये जो आपका लाइन है ना, तो ये 7 है ना। और इधर से तो आपका ब्लॉक लिया हुआ है, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, ये तो अलग लिया हुआ है। ये जो है आपका, ये कॉलम वाइज वो आपका ब्लॉक है, लेकिन ये रो वाइज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन जो देख रहे हैं, ये आपका आवर्त है। इसलिए आवर्त में जाकर के आवर्त मेंडलीफ आवर्त सारणी या तो मोसले आवर्त सारणी उसको देखिए, वहां पे आवर्त है कितने, 7 है आपके पास। चलिए अगले सवाल को मैं लेता हूं। फिर अगला सवाल है, सिलिका क्या है। सिलिका धातु है, नहीं, और धातु है, नहीं, ये उपधातु है बच्चों, ये उपधातु है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, ये देखिए बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CHO, है ना, इस तरह का। तो ये एल्डिहाइड का है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का, ये Oइक एसिड का है। ये आपका एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एल्कोहल होगा। ध्यान रखिएगा, क्या कि बहुत जगह ये क्वेश्चन बैंक में दे दिया एल्डिहाइड, लेकिन गलत है, यहाँ पे आपका रहेगा एल्कोहल। आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल है बच्चों, पुनः प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए बहुत बड़ी सवाल है। मान लीजिए एक पेड़ है, और पेड़ का ये देख लिए, अब इसके पत्ते पर विचार कीजिए, एक पत्ता पर, एक पत्ता पर विचार कीजिए, तो ये पत्ता पर क्या होता है, जरा सा गौर करना जरूरी है, क्योंकि पेड़ का भोजन कहाँ बनता है, पत्ता में बनता है, उसका किचन रूम पत्ते है। तो मान लीजिए हम अगर यदि, ठीक है, हम अगर नाक से छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। तो CO2 यहाँ छोटी छोटी रंध्र होती है, जिसको अस्टोमाटा बोलते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी रंध्र होती है, जिसको अस्टोमाटा बोलते हैं। तो अस्टोमाटा की सहायता से CO2 जा रहा है अंदर, और यहाँ जाइलम की सहायता से H2O जा रहा है, मतलब पानी भी आ गया पत्ता में, और इधर से CO2 भी आ गया। तो पानी और CO2 मिल करके क्या बनाया, और इधर से, चूंकि आप किचन जब घर में जब मम्मी खाना बनाती है, तो देखते हैं यहाँ पे कुकर आपका बर्तन लगा हुआ है, और नीचे से आप बर्नर से दे रहे हैं, आग दे रहे हैं, ठीक है, और खाना इसमें पानी भी डाल दिए, और इसमें चावल भी डाले हुए, तब ना खाना बनता है। तो चावल आपका हो गया कार्बन, देखिए यहाँ पे, और पानी हो गया, पानी तो आइएगी, H2O भी आ गया, और टेम्परेचर जो यहाँ दे रहे हैं गैस से, वो हो गया ऊपर से सूर्य से, उस सूर्य से भी मिल रहा है, तो सारा चीज मिल गया। तो भोजन यहाँ तैयार हो गया, पत्ता में भोजन तैयार हो गया। यही फ्लोएम के माध्यम से पूरे ईच एंड एवरी पार्ट पर पहुंचाया जाता है। एक एक कण, ये जो भोजन का पार्ट है, भोजन जो बनता है इसमें से, वो भोजन फिर फल में, ये जड़ में, जड़ के रोए में, पत्ते में, सब पूरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। अर्थात किचन हमारा पत्ती है, और फ्लोएम के माध्यम से भोजन को पहुंचाना, और जाइलम के माध्यम से ये पानी को यहाँ तक पहुंचाना, ये क्रिया होते रहता है। तो ये जो भोजन बनता है ना बच्चों, यहाँ पे H2O और O2 प्राप्त होता है, यही O2 फिर हम लोग नाक से लेते हैं। तो क्या कहिएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण। क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। देखिए आपका यहाँ आएगा बी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण से हमारा ऑक्सीजन संतुलित रहता है ना। आगे देखिए, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ADP को ATP भी बोला जाता है, ATP, है ना, एंडोसाइन और ट्रैप फॉस्फेट इसको बोला जाता है। तो ये 3.5 किलो जूल प्रति मोल होता है बच्चों, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, इसको याद कर लीजिए, कोई उपाय नहीं है। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं बच्चों, देखिए आ गया आपके लिए, है ना, अब ये सवाल आ गया। इसमें कहा जा रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब, नहीं ये देखिए, मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। तो बच्चों ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, ये जो है ना, मानव हृदय के 4, है ना, 4 इसके कोष्ठक हैं, 4। और यहाँ से जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी से आता है, वो हमारे ये
धमनी के माध्यम से, मैंने महाशिरा के माध्यम से आता है ब्लड, ठीक है, और धमनी के माध्यम से पंपिंग किया जाता है। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं इसमें, 4, और ये इसको अलग किया गया है। अगर हृदय का चैप्टर हमरा देखेंगे, हम शायद वीडियो डाले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। तो ये 4 कोष्ठक है इसमें, तो इसमें क्या लिखाएगा, 4 लिखा गया, 4 कोष्ठक हैं, कोष्ठ हैं, मैंने 4 पार्ट में हमारा हृदय डिवाइड है। मानव हृदय का औसतन परकुचन दाब होता है। देखिए बच्चों, हम लोग जो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं बीपी चेक कराने के लिए, तो क्या चेक कराते हैं वहाँ पे, बीपी 120/80 है ना। स्वस्थ मनुष्य का यही होता है, मेरा बीपी जो ब्लड प्रेशर है, ये चेक करने के बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपका बीपी 130/76 हो गया, तो हम लोग फिर दवाई लेते हैं। लेकिन अगर 120/80 है तो इसीलिए 120 होगा, 120 mmHg, 120 mmHg परकुचन दाब, है ना। तो चलिए फिर अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जानिए, पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तभी तुरंत हम देख लेते हैं पत्तियों में भोजन बनता है, तो यही पत्ता में होगा, पत्ता में ही वाष्प निकलता है। यहाँ जैसे ही पानी निकला तो ये H2O का वाष्प बन के उड़ जाता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाना। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन, देखिए हटाते हैं इसको जरा सा, है ना। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, यहाँ देख लीजिए। तो ये जो कृत्रिम जो वृक्क हम लोग लगाते हैं, चूंकि किडनी अगर हमारी खराब हो गई तो किडनी फिर चेंज हम लोग करते हैं, वहाँ नाइट्रोजन निकलता है बच्चों, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को ही हम लोग अपोहन के द्वारा पृथक करते हैं। कार्बन को नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑक्सीजन करिए देंगे ये सभी नहीं होगा। तो कार्बन को हम कैसे करें, कार्बन तो भोजन के रूप में हम लेते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रियम चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम कार्बन टूट जाता है ना। जब हम लोग भोजन करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियम जो सेल है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियम चला जाता है, ये और ऊर्जागिरी इसी को कहते हैं। और यहाँ पे सी कार्बन जा रहा है और O2 से रिएक्शन करता है, जो हम लोग सांस लेते हैं नाक से, जो यहाँ पे पहुँचता है। पूरे मान लीजिए हाथ ही है, हाथ में इतनी बहुत सारी सेल है, सब सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और तब यहाँ पे जाकर के कार्बन जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 देता है, जो नाक से हम लोग छोड़ते हैं, और प्लस गर्मी देता है, जिसके चलते हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस हमारी टेम्परेचर बनी रहती है। तो ये चीज़, ये 98.6 है, 98.6 में फ़ारेनहाइट में, और ये डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्रिया होती रहती है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को बाहर करते हैं, इसीलिए ये यूरिन के माध्यम से। जिस तरह अगर नहीं हमारे कृत्रिम वृक्क लगे हुए हैं, किडनी लगे हुए हैं, तो फिर भी तो हम नाइट्रोजन डिस्चार्ज कर भी करते हैं पेशाब के माध्यम से। लेकिन अगर लगा हुआ है तो हम नाइट्रोजन निकालते हैं, कार्बन नहीं निकाल सकते, ऑक्सीजन भी नहीं निकाल सकते। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में। तो ये बच्चों द्विखंडन विधि से होता है, ये द्विखंडन विधि से होता है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कोई का नहीं है इसको। अगला सवाल है बच्चों, चलिए देखिए इस सवाल को देख लीजिए। यहाँ कर किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। बच्चों हम जानते हैं, जब कोई माध्यम, यहाँ पानी है मान लीजिए, और इधर से हवा, यहाँ पे एक नॉर्मल बना दी, जब किरण आती है तो इसको सीधे चली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, जब विरल से, हम चैप्टर ही दिए हुए हैं, देख लीजिए, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विरल से सघन में जब जाती है किरणें तो अपने अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये दिशा में चलाई। तो इसी को बताने के लिए स्नेल साहब ने एक नियम दिया था, साइन आई बटे साइन आर, अर्थात ये हो गया आई इंसिडेंस रे, और ये हो गया आर। तो ये हमेशा जो है सो एक नियतांक होता है, मतलब म्यू के बराबर होता है। तो यही साइन आई बटे साइन आर होगा, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है, दाढ़ी बनाने में। चूंकि हम बच्चों देखिए, आप जैसे मान लीजिए आप कोई दाढ़ी बना रहा है और उसकी दाढ़ी जो है हल्की हल्की दिख रही है, हल्की हल्की, ठीक है। लेकिन अगर यदि यहाँ पे हम एक ऐसा दर्पण लावें जो क्या है अवतल दर्पण, तो जानते हैं कि ये ध्रुव, इसके P, ठीक है, ये मान लीजिए इसका मुख्य एक्सिस है, P और F के बीच में अगर यदि थोड़ा मुंह को ले जाएंगे तो यहाँ पीछे प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, तो दरिया बहुत बड़ा दिखेगा। इसलिए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा बच्चों, इसको ध्यान में रखिए, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनने का यही एक तरीका है कि उसके ध्रुव और F के बीच में, P और F के बीच में, इसके बीच में कोई अपना चेहरा को ले आइए, दाढ़ी पीछे बनेगा, बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखेगा, तो बनाने में, रेजर से बनाने में अच्छा सुविधा होता है, इसीलिए अवतल दर्पण। चलिए अगला सवाल है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सो आप जब स्पेक्ट्रम लेते हैं, अर्थात है ना, ये स्पेक्ट्रम प्रिज्म में, तो प्रिज्म में भी लेते हैं, तो आप देखिए बेनी आ फिनाला, क्या है, बेनी आह
पी नाला है ना, तो सबसे ज्यादा लाल का, सबसे अंतिम में देखिए इसी तरह लाल का सबसे ज्यादा होगा। चलिए यहाँ हो गया बच्चों। अब अगला देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि विद्युत फ्यूज है ना, विद्युत धारा की किस प्रभाव का कार्य करता है। देखिए बच्चों, आप फ्यूज लगा दिए बोर्ड में, ये बोर्ड है ना बहुत सारा, इसमें देखिए फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, इसमें स्विच भी लगा, कहीं कहीं फ्यूज स्पेशल दिया होगा, फ्यूज स्पेशल दे दिए इसमें आप। तो यहाँ पे एक पतली, बहुत पतली, और जिसका कि ये मेथिया, ये इसका जो है गलनांक जो है बहुत ही अल्प होता है, मतलब टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, उष्मा जैसे बढ़ेगी ये गल जाएगा। क्यों ऐसा दिया जाता है? क्योंकि इसी तार से हमारा टीवी लगा हुआ है, इसी तार से हमारा पंखा लगा हुआ है ना, ये पंखा लगा हुआ है, इसी तार से रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, इसी तार से सब कुछ कनेक्टेड है। अगर ये वोल्टेज एकाएक जैसे बढ़ा, वोल्टेज जैसे बढ़ा तो इसका गलनांक बहुत अल्प होता है। अगर जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये फट से गल के ये कट हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कहीं भी लाइन नहीं जाएगा, तो हमारा सारा चीज बच जाएगा। टीवी, फ्रिज, कुकर, कूलर वगैरह जितना भी है सब बच जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कहता है कि उष्मी है कि चुंबकीय है कि रासायनिक है, तो उष्मी है, ये उष्मी है बच्चों, उष्मी के आधार पर ये काम करता है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि किसी कुंडली, यहाँ किसी होगा, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। बच्चों हम जानते हैं कि जैसे ये जो आप लगाते थे, ठीक है, ये आर दे देते थे, और यहाँ दोनों ये छोर के बीच में जो विभवांतर होता था, और धारा जितना आप दे रहे हैं, धारा जितना आप इसमें दे रहे हैं, ये वोल्ट, ये तो आई जो दे रहे हैं, तो ये आर का परिभाषा था कि दोनों छोर के बीच विभवांतर और प्रवाहित धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। दोनों छोरों के बीच विभवांतर और प्रवाहित धारा, धारा कितना जा रही है उसके अनुपात को तो अनुपात कर दिए, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अब कह रहा है, इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से, तो देखिए डिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा नहीं, दोनों प्राप्त होती है। डायनेमो से दोनों धारा मिल सकती है आपको, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल है बच्चों, कोई खास नहीं है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो गंदा जल में रहेगा। डेंगू उत्पन्न करने, इसलिए घर के बगल में नाली है ना, पानी जमा मत रहने दीजिए, उस पर अगर जमा भी है तो किरासन तेल, मिट्टी का तेल डाल दीजिए। मिट्टी का तेल डालने पर क्या होता है बच्चों, ऊपर का जो सरफेस टेंशन है वो समाप्त हो जाता है। ऊपर का सरफेस, जैसे मच्छर जाएगा वहां बैठने के लिए, टप से अंदर डूब जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आपको गंदा जल या तो नाली उली को साफ करते रहना है, या तो गंदा जल है तो वहां मिट्टी का तेल डाल दीजिए। अगला सवाल है बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय नहीं है, लकड़ी, गोबर, कोयला, ये सब तो है ही है, गल पच करके तो बनबे करेगा बायोगैस, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं। ये तो ये रासायनिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा है, जो यूरेनियम के आधार पर ये काम करता है, इसलिए ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट है। चलिए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इसी के आधार पर अब क्वेश्चन आज हम देंगे। 91 35 85 82 24 पर जुड़िए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ डेली हम टेस्ट लेते हैं 7:40 पे, और शाम में लेते हैं टेस्ट। और इसी से जो वीडियो डालता हूँ उसी से क्वेश्चन में दूंगा, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन दूंगा, तो 2 बार रिवाइज होगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए, अगर पहली बार आप हैं बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, तो और अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होते हैं बच्चों। जय हिंद बच्चों, जय भारत।